नमस्कार दोस्तों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। हम पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के फिजिकल रीजन पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें मालवा का पठार लगभग हमने कंप्लीट किया था। उससे संबंधित कुछ और चीज़ें जो मेंस के एग्ज़ाम में उपयोगी होती हैं या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट होती है, उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। हमने जो है लगभग फैक्ट सारे देख लिए थे और मैंने आपको ये बताया था कि इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, आगे वापस पढ़ना है, क्योंकि हर एक इसमें आपका जो फैक्ट है वो एक यूनिट है। जैसे अगर हम बात करें भाई जलवायु वगैरह हो गई, नदियाँ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हम जो है आपको पढ़ेंगे। ठीक, विशेष पॉइंट भी मैंने आपको जो है वो बताए थे। ठीक, अब एक चीज़ समझिएगा, अगर रिटर्न एग्ज़ाम की अगर हम बात करें या मान के चलिए कभी साक्षात्कार में आप जाते हैं, तो आप अगर मध्य प्रदेश के किसी न किसी ज़िले से संबंधित होंगे, मध्य प्रदेश के बाहर भी रहते होंगे, तो भाई मध्य प्रदेश में किसी न किसी ज़िले में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उस ज़िले से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब समझिएगा, आपका ज़िला भी किसी न किसी भौतिक प्रदेश में आता होगा। जैसे हम भोपाल की बात करें, भोपाल किस में आता है, मालवा में आता है ना। अगर हम बालाघाट की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल रेंज में आता है। अगर हम रीवा की बात करें तो वो आपका किस में आता है, रीवा पन्ना के पठार में आता है। तो जब हमको इन सब की कॉमन चीज़ें पता होंगी तो हम क्या बता सकते हैं, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, जैसे हमने मिट्टी वगैरह देख ली है ना। अब समझना, आपने जो ये सब चीज़ें पढ़ी हैं या जो आप उस क्षेत्र के बारे में सामान्यतः जानते हैं, वहाँ से निकल कर आएंगी समस्याएं, है ना। वहाँ से निकल कर आएगा आपका महत्व। जैसे हम मालवा का पठार पढ़ रहे थे, और मालवा के पठार में अगर हमको क्या पढ़ना है भाई, आपका महत्व पढ़ना है, तो भाई मालवा के पठार का महत्व क्या हो सकता है, देखते हैं। ठीक, चलिए, तो जब हम महत्व की बात करेंगे मालवा के पठार की, कि भाई इसका महत्व जो है वो क्या हो सकता है, इसको हम दूसरी साइड में देख लेते हैं। ठीक, चलिए। सो मालवा के महत्व की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भाई ये जो आपका मालवा है, ये आपका एक इकोनॉमिकल व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों है वो भी देखते हैं। तो मालवा का महत्व अगर हम देखें तो पहले वो देखते हैं, ताकि मैं आपको चीज़ें आगे समझा पाऊँ। ठीक, चलो। अब देखिए, मालवा का महत्व समझने के लिए आपको कुछ विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर आपको चीज़ें जुड़नी आती है तो आप आसानी से बता पाएंगे। आपने देखा मालवा का जो क्षेत्र है वो कैसा है भाई, अगर हम बात करें तो काली मिट्टी वाला प्रदेश है। और काली मिट्टी में मेनली अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई, कृषि होगी, क्योंकि यहाँ पर खनिज हमको ज़्यादा नहीं मिलते। खनिज मिलते हैं लेकिन सीमित मात्रा में मिलते हैं। खनिज मिलेंगे हमको पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी में आएंगे तो एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकोनॉमी होगी। ठीक, समझिएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है इसका भाई, आपका कृषि में। एक तो हो गया कृषि है, कृषि में हमने देखा मेनली सोयाबीन, कपास, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब कृषि है तो भाई कृषि आधारित उद्योग भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई एक तो आपका कृषि हो गया, दूसरा अगर हम बात करें तो आपके कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं भाई, अगर हम बात करें तो कृषि आधारित कृषि यहाँ पर मेनली होती है आपकी कपास, यहाँ पर प्रमुख रूप से आपका होता है सोयाबीन। तो भाई इनसे संबंधित और आपकी जो अन्य उत्पादन है उनसे संबंधित आपकी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका आलू भी ज़्यादा होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई कृषि आधारित उद्योग, मतलब उद्योग बहुत सारे होंगे लेकिन कृषि आधारित उद्योग की संख्या क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। आप देखेंगे जैसे जो पैक्ड आइटम आते हैं आपके चिप्स वगैरह, वो आपके इंदौर में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंदौर में आपके बनते हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग की क्या है भाई आपकी अधिकता है ना। आपका सोयाबीन से संबंधित उत्पाद जो हैं उनका प्रसंस्करण यहाँ पर किया जाता है। देखिए, इनको हम कह सकते हैं एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए आलू है, आलू से हम क्या बना रहे हैं, चिप्स, मतलब फूड को आपका इस प्रकार से प्रोसेस कर रहे हैं कि उसका मूल्य और उसकी जो ड्यूरेशन जो उसकी आपकी, अगर हम बात करें एक्सपायर, या जो आपका एक्सपायर होती है कोई भी चीज़, वो बढ़ जाए। आलू आपका जल्दी ख़राब हो सकता है, पर चिप्स बहुत जल्दी ख़राब
नहीं हो सकते। अगर हम बात करें अंगूर जल्दी ख़राब हो सकता है, लेकिन किशमिश जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसे अगर हम टमाटर की बात करें, टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम उससे आपका सॉस या केचप बना दे तो वो जल्दी ख़राब आपका नहीं होगा। हम घर में भी क्या करते हैं, आम से अचार बनाते हैं, आंवले से अचार बनाते हैं, वो भी क्या एक तरीके से फूड प्रोसेसिंग है। हम गेहूं को सुखा कर रखते हैं, है ना, फिर उसको आटा बनवाते हैं, वो क्या है भाई आपका फूड प्रोसेसिंग है, क्योंकि गेहूं लंबे समय रखने पर ख़राब हो सकता है, आटा नहीं होगा उसकी अपेक्षाकृत। तो कहीं ना कहीं से उसका मूल्यवर्धन और गुणवत्ता में आपकी बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है, फूड प्रोसेसिंग। तो जब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन है, आप देखेंगे सोयाबीन से तेल बनाना, सोयाबीन के बिस्किट वगैरह की इंडस्ट्री यहाँ पर क्या है आपकी ज़्यादा है। ठीक, तो भाई अगर हम बात करें सोयाबीन से संबंधित जो आपके उत्पाद होंगे वो भी क्या होंगे भाई यहाँ पर ज़्यादा होंगे, तो सोयाबीन उत्पाद की देखने को मिलेगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें अन्य उद्योगों की, इंदौर में अगर आप जाएंगे तो इंदौर एक तरीके से सर्विस सेक्टर का हब है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में योगदान दे रहा है। देखिए विकल्पों में भी आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है कि भाई मालवा प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। आपको दे दिया कि यहाँ पर जो है मालवा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अधिकता है। हाँ भाई हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कृषि होती है। ठीक भाई, अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग ज़्यादा होता है, सोयाबीन उत्पादों की अधिकता है। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन आपका ज़्यादा होता है। इंदौर को हम मिनी मुंबई बोलते हैं। इंदौर में अगर हम बात करें तो भाई सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी क्या है आपका ज़्यादा है। तो हमने देखा यहाँ पर तीनों सेक्टर क्या है भाई आपके कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, और तीनों सेक्टर उपस्थित हैं मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी आपकी, अपेक्षाकृत अच्छी होगी। आप देखेंगे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इनकी इकोनॉमी क्या है अपेक्षाकृत अच्छी है अन्य जिलों के मुकाबले अगर हम देखें तो अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई तीनों क्षेत्र में क्या है आपका ज़्यादा है, तो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई आपकी अच्छी, और अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो क्या होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा। काली मिट्टी है ना, एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो किसानों की स्थिति भी क्या यहाँ क्या होगी आपकी बेहतर होगी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अगर हम बात करें। अब समझिएगा ये एरिया डेवलप है। अब डेवलप है तो यहाँ पर आपका जो है किसान भी क्या है आपके सक्षम है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो एक अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर के मामले में क्या है इसका आपका महत्व है, ये तो इकोनॉमिकल हो गया। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भाई मालवा की एक अलग संस्कृति है ना। हम पढ़ेंगे जब ये आपकी चीज़ है, ठीक, जब आपका आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, तब हम देखेंगे कि भाई मालवा में कुछ आपके लोकगीत भी हैं। मालवा में अगर हम बात करें तो कुछ लोक नाट्य भी होते हैं। अगर हम बात करें तो मालवा में क्या होता है भाई आपके जो है कुछ लोक नृत्य भी है, कुछ पर्व भी हैं जो मनाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई हमारे यहाँ का राजकीय नाट्य कौन सा है, माच, और ये कहाँ से निकला है आपका मालवा, उज्जैन। तो ये क्या है भाई आपका मालवा का महत्व हो सकता है। अब अगर आपको यही चीज़ें पता है तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, आप समस्याएं भी निकाल सकते हैं। समझिएगा, अब कोई पूछ ले कि भाई आपके ज़िले में या आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा है। अब समझिएगा, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जीवन स्तर क्या है आपका अपेक्षाकृत ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एक गांव है, वहाँ पर एक हैंडपम्प है और उस हैंडपम्प से क्या कर रहे हैं, सभी पानी भर रहे हैं। तो वहाँ पर पानी के दुरुपयोग होने की संभावना शहरों की अपेक्षा कम है, क्योंकि शहर में क्या है, हर घर में नल लगा हुआ है, हर घर में बोर है। अगर आप देखेंगे कोई भी नई कॉलोनी बनती है तो बोरिंग होती है, मतलब कहीं ना कहीं से हम आधुनिक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, और इसीलिए आपका जो है यहाँ पर वेस्टिंग भी ज़्यादा होगी। या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जल की मांग ज़्यादा है शहरों में, क्योंकि हर घर में क्या है आपका नल लगे हुए हैं, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री है तो क्या चाहिए पड़ेगा भाई, जल चाहिए पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। खेती है, एग्रीकल्चर एरिया है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए पड़ेगा, हमको जल चाहिए पड़ेगा। हो सकता है खनिजों के लिए नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए जल, लेकिन भाई एग्रीकल्चर के लिए तो जल चाहिए। और भाई हमने देखा कि यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी है, और किसानों की स्थिति अच्छी मतलब किसान ये सक्षम है कि अपने भाई जो है वो क्या कर सकता है, हर खेत में बोरिंग हो सकती है, और बोरिंग होगी तो भाई जल का प्रयोग होगा। अब जल की मांग ज़्यादा है, हमने ये देख लिया,
कि जल यहाँ पर डिमांड क्या है, जल की ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे तो पानी कैसा गिरता है भाई, यहाँ कम गिरता है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जैसे जैसे आप दक्षिण पूर्व से कहाँ जाएंगे, उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, पानी की मात्रा में क्या होती जाएगी, आपकी कमी होती जाएगी। अब समझिएगा, पानी कम है और मांग या डिमांड क्या है, ज़्यादा है। प्रयोग क्या है आपका, ज़्यादा है। और प्रयोग ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मुझे बताइए जल की समस्या होगी कि नहीं होगी, जल संकट की समस्या होगी। जल संकट की, जैसे हम देखें बेंगलुरु में समस्या है जल संकट की, पुणे में समस्या है। क्यों समस्या है, क्योंकि वहाँ पर पानी कम गिरता है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है। आप इसीलिए देखते होंगे कि इंदौर को अभी वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। मतलब क्या है कि जो वहाँ पर जो आपका अपशिष्ट पानी उसको रिसाइकल किया जाए। और ये नौबत क्यों आ रही है, पर्यावरण की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है उस क्षेत्र में, क्योंकि भाई वहाँ पर जल की कमी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा भाई कृषि है, किसान आर्थिक रूप से अच्छे हैं तो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे अधिक उत्पादन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। तो भाई उन्होंने आपको उत्पादन किया और उनको जो है भाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भेजना है या इंडस्ट्री में किसी न किसी रॉ मटेरियल के रूप में उनको जो है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना है। और सक्षम भी हैं तो क्या होगा भाई, उत्पादन अधिक करने के लिए क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। तो भाई मृदा प्रदूषण की समस्या हो सकती कि नहीं हो सकती, मृदा अवनयन की समस्या मतलब मृदा की गुणवत्ता गिरने की समस्या हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर प्रदूषण भी हमको देखने को मिलेगा। प्रदूषण की समस्या क्यों मिलेगी समझिएगा। पहली चीज तो हमने देखा कृषि हो रही है, तो कृषि के चक्कर में कौन सा प्रदूषण हो रहा है भाई, आपका मृदा। इसको प्रदूषण भी कह सकते हैं क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इससे रसायन जो है वो आपका जल में मिलते हैं जाकर, या हवा में के माध्यम से जो है प्रदूषण फैलाते हैं। एक शब्द और होता है इसके लिए कि भाई आपका अवनयन। अवनयन मतलब क्या हो गया कि भाई उसका आपका गुणवत्ता का गिरना, मृदा की गुणवत्ता जो क्वालिटी है या जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए, तो उसको कहेंगे आपका मृदा अवनयन। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इस क्षेत्र में उद्योग है कि नहीं, और उद्योग है तो जल और वायु प्रदूषण होने की संभावना कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें तो भाई क्या होगा, यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडस्ट्री ज़्यादा है। और एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा हीट आइलैंड या उष्मीय द्वीप की संकल्पना एक होती है। उष्मीय द्वीप क्या होता है, आप देखेंगे शहर जो है वो क्या होता है भाई, आपका आसपास के गांव की अपेक्षा गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, शहर ज़्यादा है तो कंक्रीट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ऊष्मा को ज़्यादा सोखेंगे। ठीक, परिवहन का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब जो प्रदूषण है या वायु प्रदूषण एक तरीके से अगर हम बात करें, या परिवहन का प्रयोग की बात करें, या कंक्रीट की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं से ये प्रदूषण के साथ साथ तापमान बढ़ाने में जो है वो उत्तरदायी है, तापमान के लिए। तो आप देखेंगे शहरों में क्या होती है, आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ती, ग्रामीण क्षेत्र में क्या भाई हरा भरा है, मिट्टी वाला क्षेत्र है, मिट्टी वाला क्षेत्र तो कम गर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ के जो आपके शहर हैं, ठीक, इसको अगला आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ के जो शहर हैं उनके साथ क्या समस्या हो सकती है भाई, आपका उष्मीय द्वीप की समस्या हो सकती है। या अगर हम बात करें कि भाई शहरों के तापमान में वृद्धि, तो ये हो सकता है शहरों के तापमान में वृद्धि। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया क्यों वृद्धि है। मतलब देखिए, अगर हम कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं और उसके पीछे अगर हमको रीज़न समझ में आ गया तो वो फैक्ट मुझे लगता है कि जीवन में हमको कभी दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप फैक्ट याद करेंगे तो आपका सोचने में समय जाएगा, लेकिन आपको अगर ये पता है कि भाई हमने ये फैक्ट पढ़ा और क्यों पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि भाई हमने इसको ऐसे से लिंक किया था। अब जब आप एक क्षेत्र की समस्याओं को उस क्षेत्र के संदर्भ में या उस क्षेत्र की
हम जो जानते हैं उसके बारे में, वहीं से अगर आप समस्याओं को निकालेंगे तो बाकी क्षेत्र की समस्याओं को भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते भाई? निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो भाई ये क्या हो गया, जल संकट मेनली समस्या हो गई, प्रदूषण मेनली समस्या हो गई, और उष्मीय द्वीप की समस्या भी क्या हो गई भाई आपकी यहाँ पर ज़्यादा हो गई। ठीक, इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो कुछ आधुनिक समस्याएं भी हो सकती हैं, है ना, जैसे बेरोजगारी वगैरह, तो ये तो आपकी एक अलग समस्या हो गई लगभग हर क्षेत्र में। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बेसिकली अगर हम बात करें तो भाई आपकी ये समस्याएं रहेंगी। परिवहन भी इसमें आपको ऐड कर सकते हैं, शहरों में परिवहन की समस्या, है ना। वायु प्रदूषण लिख लिया तो वायु की जो गुणवत्ता है उसमें भी क्या होगी भाई आपकी जो है वो गिरावट आएगी। तो ये क्या हो गया आपका समस्या, और समस्या है तो क्या होगा, समाधान भी होगा। और समस्या का उल्टा ही क्या होता है, समस्या का उल्टा क्या होता है, समाधान। भारत की समस्या है कि साक्षरता दर कम है, समाधान क्या होगा, साक्षरता को क्या करें हम, शिक्षा को बढ़ावा दें। ठीक, भारत की समस्या है बेरोजगारी ज़्यादा है, समाधान क्या होगा कि रोजगार वृद्धि करें, स्वरोजगार को बढ़ावा दें। तो कई बार क्या होता है, समस्या का उल्टा ही क्या होता है, समाधान। ठीक, आप कोई कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होता, समस्या क्या है, पढ़ाई नहीं की, समाधान क्या है, पढ़ाई कर। तो समस्या का उल्टा क्या हो गया, समाधान हो गया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यही जो समस्याएं हैं तो इनका समाधान भी हो सकता है। हमने पढ़ा जल संकट की समस्या क्यों है, क्योंकि मांग ज़्यादा है, तो जल का सीमित उपयोग हम कर सकते हैं, जल को रिसाइकल हम कर सकते हैं। अवशिष्ट जल एक कॉन्सेप्ट है ग्रे वाटर का। ग्रे वाटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हाथ पांव धोते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक, तो अब ये पानी वेस्ट के रूप में बह जाता है, लेकिन ये पानी उतना गंदा नहीं होता। अगर इसको हम फिल्टर करना चाहें या इसको साफ करना चाहें तो बाकी जो आपका पानी है, जो आपका बिल्कुल गंदा पानी है, उसकी अपेक्षा में इसको कम समय में और आसानी से हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका फिल्टर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। या ऐसी टेक्नोलॉजी को हम अपना सकते हैं कि भाई आपका ऐसे वाटर का प्रयोग दोबारा हो सके, कि भाई हमने जो है मान लीजिए सिंक में मुंह धोया तो उसका पानी कहीं इकट्ठा हो जाए, उसको हम जो है आपका कहीं और यूज़ कर सकें। तो कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ तकनीकियों को, ऐसे कुछ प्रयासों को हम अपना सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, प्रदूषण। तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण का कारण क्या पढ़ा हमने कि भाई कारण ये है कि उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो समाधान क्या होगा, जैविक खाद का प्रयोग करना, जो लगातार अब चीज़ें हो रही हैं। समाधान हो सकता है जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग क्या करना भाई, आपका कम से कम करना। हमने पढ़ा कि भाई आपका वायु प्रदूषण, तो क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण के हमने 2-3 कारण पढ़े। पहला तो उद्योग, तो उद्योग को हम क्या कर सकते हैं, शहरों से दूर स्थापित कर सकते हैं, या उससे निकलने वाला जो आपका जल है, उससे निकलने वाला जो आपका क्या है भाई, जो आपका धुआं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा को कैप्चर कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट स्कीम एक चलती है कि भाई आप कार्बन को कैप्चर कीजिए और उसको आप जो है कहीं और प्रयोग कर सकते हैं। तो कार्बन कैप्चरिंग हो गया, या हम उसको धुएं को फिल्टर कर सकते हैं। आसान भाषा में बात करें, जल सीधे अगर नदियों में मिल रहा है, नालों में मिल रहा है, तो उसको भी क्या किया सकता है, पहले उपचारित किया जा सकता है, फिर मिलाया जाए। तो ये क्या है, आपका समाधान हो गया। दूसरा कारण क्या देखा था हमने, परिवहन। तो परिवहन के लिए क्या किया जा सकता है, सबसे मेन कारण क्या है कि भाई मान के चलिए आप सभी एक ही स्थान से आ रहे हैं, तो हो सकता है अलग अलग गाड़ियों से आए हैं, और वहीं पर अगर मान लीजिए आपका जो है पब्लिक वाहन होता तो क्या होता, समय ज़्यादा लगता, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रदूषण कम होता। इसलिए क्या कहा जाता है कि सार्वजनिक बसों का प्रयोग करें, ट्रेनों का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि भाई उससे क्या होगा, पॉल्यूशन तो वो भी चल रही है बसें, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपका पॉल्यूशन जो निजी वाहनों से होता है, जो प्राइवेट वाहनों से होता है, वो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आसपास क्या कर सकते हैं, ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं, वृक्षारोपण, या जिसको हम आपका जो आपका वृक्षारोपण कहते हैं, जनता के द्वारा जो वृक्षारोपण किया जा सकता है। छोटे छोटे आपके जो है वो पार्क बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा भाई, जो है वो कहीं ना कहीं से ये जो वृक्ष होते हैं वो वायु को साफ करने में भी क्या करते हैं भाई, आपका सहायता करते हैं, और कहीं ना कहीं से गर्मी में भी क्या होती है, आपकी राहत मिलती है। तो जो समस्याएं हैं उसका उल्टा ही क्या हो जाएगा भाई, आपका समाधान हो जाएगा।
अब ये तीन चीज़ें हमको क्या देखनी है, हर एक जो भौतिक प्रदेश है उसके लिए क्या है आपका, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या कोई फैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने कहीं पढ़ के निकाली। एक सामान्य अगर आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं तो आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यही चीज़ एक तैयारी करने वाले इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो अधिकतर चीज़ों को याद करने की अपेक्षा क्या करे, समझने का प्रयास करे। अगर समझने का प्रयास करेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएंगी। ठीक, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया भाई, मालवा का पठार कंप्लीट हो गया। आते हैं हम आपका जो है वो अगले फिजिकल रीजन में आते हैं, जिसका नाम क्या है भाई आपका मध्य भारत का पठार। ठीक, चलिए, मध्य भारत का जो पठार है, इसकी अगर हम बात करें, इसकी हमने लोकेशन देखी थी कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है भाई। एक तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर बना हुआ है, मतलब क्या कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में क्या है भाई आपका ये लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है। मैप मैंने आपको बनवाया था, उस मैप को आप वापस देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, केवल कीवर्ड्स लिखते हुए चलो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टॉपिक खत्म होने के बाद। तो भाई ध्यान रखना कहां पर है आपका, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अक्षांश देशांतर याद करना हो तो कर सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी एक बार रीड कर लेना। कुछ चीज़ें होती हैं जो रीड की जाती हैं, कुछ चीज़ें याद की जाती हैं, तो ये संभावना कम रहेगी। तो इसको एक दो बार आप रीड करेंगे तो जब ऑप्शन आपके सामने आता है तो आपको याद आ जाता है कि मैंने कुछ ऐसा इसके बारे में पढ़ा था। ठीक, चलिए, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है भाई आपका, टोटल 10.7% एरिया है। मतलब मध्य प्रदेश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, मध्य प्रदेश का जो कुल भौतिक प्रदेश है, उसका कितना है भाई आपका 10.7% है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण जो है वो तीन चीज़ों से हुआ है। ठीक, पहला तो ध्यान रखना, इसके निर्माण में आर्कियन क्रम की चट्टानों का भी योगदान है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो विंध्यन शैल लिखा है, तो भाई आपका विंध्यन शैल की जो चट्टानें हैं उनका भी योगदान है। कैसे कह सकते हैं विंध्यन शैल का योगदान है, ग्वालियर में संगमरमर मिलता है थोड़ी बहुत मात्रा में, और संगमरमर मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा होगा, जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी, हमने पढ़ा था पहली क्लास, याद कीजिएगा। जहाँ आर्कियन होगा वहाँ पत्थर या ग्रेनाइट मिलेगा, जहाँ धारवाड़ होगा वहाँ धातुएं मिलेंगी, जहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी वहाँ बालू पत्थर मिलेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर ओडीओपी में क्या किया गया है, आप देखोगे कि जो आपका सैंडस्टोन टाइल होती है, बालू पत्थर की जो टाइल होती है, जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में फर्शी कहते हैं। फर्शी देखा होगा ना आपने, फर्शी जो है वो आपका रेत जैसे करो तो उसको आप घिसेंगे तो उसमें आपको रेत जैसी चीज़ें निकल कर आएंगी उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बालू पत्थर। तो यहाँ पर ओडीओपी में भी क्या किया गया है आपका, बालू पत्थर को जो है उस यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में रखा गया ग्वालियर को। ठीक, तो कहीं ना कहीं से कहाँ से निकल कर आया, कहीं ना कहीं इसके जो निर्माण है उसी से निकल कर आया ना। तो भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल रही हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र आपका गंगा यमुना के मैदान के पास है। इन्हीं क्षेत्रों के आसपास से क्या निकलती है, चंबल नदी इसी क्षेत्र के पास से, और चंबल नदी जाकर किस में मिल जाती है, यमुना में, यमुना मिल जाती है गंगा में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एरिया है ये गंगा यमुना मैदान के पास का एरिया है, कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी समय भाई बाढ़ भी आई होगी, तो मृदा के निक्षेपण से, समझना मृदा के निक्षेपण से कैसे आपका बना होगा, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक, तो भाई पहला तो हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हो गया विंध्यन, और तीसरा हो गया कि भाई आपका नदियों के निक्षेपों से। भाई बाढ़ देखी सभी ने आती हुई, कभी किसी घर में बाढ़ आई है, देखा हो कहीं। चलो, सामान्यतः आपने देखा होगा कि भाई आपका जो है जब बाढ़ आती है या बारिश का पानी कभी घर में घुस जाता है, और जब बारिश का पानी वापस जाता है तो पानी तो चला जाता है, क्या छोड़ जाता है, एक मिट्टी की परत छोड़ जाता है, कीचड़ छोड़ जाता है। और ये एक बार की घटना में जब मिट्टी की परत आपको दिख रही है तो भाई पृथ्वी को बने हुए, नदियों को आए हुए तो कई लाखों वर्ष हो गए। तो ये प्रक्रिया कई बार हुई होगी कि भाई आपका नदियों के पानी में बाढ़ है, अपने साथ मिट्टी बहा कर रही और वापस चली गई और मिट्टी को, नई मिट्टी को छोड़ गई।
तो इसीलिए हमने क्या कहा आपका, डिपॉजिट्स ऑफ रिवर या नदियों के निक्षेप, मतलब नदियों के द्वारा जो बहाए गए आपके पदार्थ हैं जो आपके बाढ़ के समय किनारे में छोड़ दिए जाते हैं, आसपास के प्रदेश में छोड़ दिए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नदी निक्षेप कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा रिवर के डिपॉजिट से। तो ये 3 चीजें ध्यान रखो, निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन, विंध्यन और आपका नदियों के निक्षेपों से। आर्कियन पढ़ लिया तो यहाँ पत्थर मिलेगा भैया, विंध्यन पढ़ लिया है तो हमको यहाँ संगमरमर मिल सकता है और बालू पत्थर मिल सकता है, संभावना हम बता रहे हैं। और भाई अगर हम बात करें नदियों के निक्षेपों से जहाँ पर मिट्टी बनती है उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, या उसको कहा जाता है कछारी मिट्टी। कछार मतलब क्या होता है, नदी के आसपास का एरिया, और वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कछारी मिट्टी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी कैसी मिलेगी, हमको कछारी मिट्टी भी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर संबंधित जिले ध्यान रखिएगा भाई, नीमच ध्यान रखना, मंदसौर के जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि होता है क्या है, मध्य प्रदेश में ये है मध्य भारत का पठार, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी फैला हुआ है ये। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो नीमच हो गया, शिवपुर, मुरैना, भिंड हो गया, इसके बाद ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, ये आपके किस में आते हैं भाई, मध्य भारत के पठार में आते हैं। अब सीमाओं की अगर हम बात करें तो इसके आप पूर्व में, या अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। देखिए मैप जो हमने बनाया था, उस मैप में अगर हम बात करें तो आपको इसके दक्षिण पूर्व में क्या देखने को मिल रहा है भाई, दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिल रहा होगा बुंदेलखंड का पठार। इसके दक्षिण में क्या देखने को मिल रहा होगा, मालवा का पठार ना। इसके उत्तर में अगर हम बात करें या उत्तर पूर्व में बात करें तो हमको देखने को मिलेगा गंगा यमुना का मैदान। मैंने बताया ना कि भाई यहाँ पर क्या है, आपका गंगा यमुना का मैदान चालू हो जाएगा पूरा। और पश्चिम में अगर हम बात करें इसके, या उत्तर पश्चिम में बात करें तो राजस्थान का जो हिस्सा उसको कहा जाता है राजस्थान उच्च भूमि, जिसमें आपका अरावली रेंज वगैरह भी आ जाती है। ठीक, तो सीमा क्या होगी इसकी, एक और से कौन बना रहा है, बुंदेलखंड, एक और कौन बना रहा है, मालवा, एक और गंगा यमुना का मैदान, और एक और कौन बना रहा है आपका राजस्थान उच्च भूमि, या जिसको हम क्या कह सकते हैं भाई, आपका अरावली श्रृंखला। ठीक, चलिए, क्या रेंज जैसे एक पर्वत हो गया, अब एक जगह पर जहां देख रहे हैं बहुत सारे पर्वत देख रहे हैं, जैसे सतपुड़ा की अगर हम बात करें, सतपुड़ा को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। सतपुड़ा रेंज मतलब एक पहाड़ों की लंबी श्रृंखला है वो। अब उसमें हर एक पहाड़, फिर आप जैसे भाई धूपगढ़ है वो आपकी एक अलग चोटी हो गई है ना। तो पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय रेंज कहते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला हम कहते हैं। तो उस हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, वो पर्वतों की श्रृंखला का पूरा नाम है। हिमालय नाम का कोई पर्वत नहीं है, सतपुड़ा नाम का कोई पर्वत नहीं है, अरावली नाम का कोई पर्वत नहीं है, इसमें बहुत सारे पर्वत समाये हुए। तो इनको हमने सामूहिक रूप से, ये रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, इस सामूहिक रूप से इन पर्वतों के क्षेत्र को हमने क्या कह दिया, आपका अरावली कह दिया। ऐसी मध्य प्रदेश में जो है तो उसको हमने सामूहिक रूप से क्या कह दिया, सतपुड़ा कह दिया। कहीं आपने सुना सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अगर हम बात करें तो होता है। आपने महादेव पहाड़ी सुनी होगी ना, तो महादेव क्योंकि एक पर्टिकुलर आपकी एक पहाड़ी है तो उसको हमने क्या कह दिया, महादेव पहाड़ी, चौरागढ़ पहाड़ी कह दी है ना। लेकिन सतपुड़ा पूरी रेंज का नाम है, उसके अंदर सब आपकी जो है वो जो पर्वत है, जितनी पहाड़ियाँ वो सारी उसको सम्मिलित हो गई। तो ऐसा हो गया। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा भाई, जलवायु की अगर हम बात करें तो भाई हमने पढ़ा कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी कम गिरता है, क्योंकि हमने क्या देखा, जैसे जैसे आप उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे पानी क्या गिरेगा भाई, आपका कम होता जाएगा। मध्य प्रदेश में भिंड में आपको पता होगा गोहद क्षेत्र जहाँ सबसे कम पानी गिरता है। ठीक, अब पानी कम गिर रहा है तो भाई हम बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी में, देखो रेगिस्तान तो नहीं है लेकिन रेगिस्तान जैसी मिट्टी के गुण है, मतलब यहाँ पर मिट्टी के कण क्या है आपके, बड़े बड़े। और भाई सिंपल चीज़ ध्यान रखिएगा, बालुई मिट्टी जहाँ पर होती है, या अगर हम बात करें रेत की, अगर हम बात करें, आप रेत देखेंगे, रेत गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। देखते हो ना, कभी आपने देखा मूंगफली सेकने वाले को, वो किस में सेकता है, रेत में। काली मिट्टी में क्यों नहीं सेकता भाई, क्योंकि रेत का गुण है क्या भाई, आपका जल्दी गर्म होना और ज़्यादा गर्म होना। इसलिए रेगिस्तान में क्या होती है, बहुत गर्मी होती है।
तो यहाँ पानी भी कम गिर रहा है। इसके पश्चिम में आप और जाएंगे तो रेगिस्तान भाई आपका जो है राजस्थान चालू हो जाएगा, और वहाँ पर पानी कम गिर रहा है तो मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं आपके, बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के कण टूटते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो पानी कम गिर रहा है, ठीक, पत्थर वाला एरिया है। फिर अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि भाई मालवा में मिट्टी है, आसपास में समुद्र भी है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सीमा भली नहीं लग रही, लेकिन अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर अरेबियन सी है, पास में है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, ठीक, एमपी का मैप अगर आप देखेंगे तो एमपी के हिस्से में, उस मैप में अगर आप देखेंगे तो केवल मध्य भारत वाला हिस्सा ऐसा है जो सबसे दूर पड़ता है पूरे एमपी को। अगर हम केवल एमपी के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें तो विषम जलवायु देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई निर्माण एक हो गया, दूसरा उसकी स्थिति कर्क रेखा पास से गुजर रही है। तो विषम जलवायु या आपका जो ऑड क्लाइमेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। आ रहा है ना दतिया 47 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी में क्या भाई बहुत ज्यादा गर्मी। और ठंडी कैसी पड़ेगी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंडी। क्यों पड़ेगी ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जलवायु वाली क्लास में। तो हम पढ़ेंगे कि भाई हिमालय का क्या योगदान है इसमें, और क्या क्या चीज़ें आपका योगदान है कि भाई इस क्षेत्र में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है। अभी केवल ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये क्षेत्र आपका विषम जलवायु वाला क्षेत्र है। केवल आर्कियन ध्यान रखना है यहाँ पर कि पत्थर है तो पत्थर ज़्यादा गर्म भी होगा और ज़्यादा ठंडा भी होगा। तो यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी और ठंडी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो जलवायु ध्यान रखिएगा। तो विषम जलवायु का मतलब क्या हो गया, इसको आपका एक तरीके से महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं, जिसकी विशेषता क्या होती है कि गर्मी आपका बहुत ज़्यादा गर्म होती है और शीतकाल क्या होता है भाई आपका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक, चलिए, तो ये यहाँ तक समझ में आई चीज़ है, रीज़न समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अगला क्या हो जाएगा, वर्षा की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि यहाँ पर पानी क्या गिरता है भाई आपका, कम गिरता है। अब जब पानी का आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाएंगे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ जाएंगे, तो जब आप वन पढ़ेंगे ना तो कहाँ पर कौन से वन मिलेंगे ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीज़ें क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाई जैसी मिट्टी होगी, जैसा पानी गिरेगा, उसी हिसाब से क्या होगा भाई आपका वहाँ पर वन होगा। ठीक, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है पानी कैसा गिरता है, कम गिरता है। अगर हम देखें तो रेंज क्या है, लगभग आपका 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर क्या गिरता है, पानी गिरता है। अब ध्यान रखना, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मिलीमीटर नहीं कह रहा, ठीक, या मीटर नहीं कह रहा। कई बार क्या होता है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, आ जाएगा 112 सेंटीमीटर, 112 मिलीमीटर, 112 फीट, 112 मीटर, या वो शुरुआत में क्या कर देंगे 112 मीटर दे देंगे। और हमारी आदत क्या होती है, आधा देखने की। हम किसी भी पक्ष को आधा ही देखते हैं ना भाई, हम कोई भी विचारधारा उसको भी क्या देखते हैं, आधा देखते हैं, है ना। कांग्रेस वाले भी एक पक्ष को देखते हैं जो केवल नकारात्मक है, और दूसरी पार्टी भी क्या करती है, केवल एक पक्ष को देखती है जो नकारात्मक है, जिसकी जो पार्टी वो केवल क्या देखती है, सकारात्मक पक्ष देखती है। तो हमारा विजन ही क्या है, सकारात्मक। क्या बांधों में अगर हम बात करें तो वो अलग, जैसे अगर हम देखें कोलार की बात करें, कोलार में फीट में है, और बड़े तालाब की आप बात करेंगे तो वहाँ मीटर में, तो वो उनका मेजरमेंट है, वो अलग है। लेकिन हम बारिश की अगर हम बात करें तो मेनली मापा आपका mm और cm में जाता है। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें तो भाई हमने कहा कि 112 सेंटीमीटर है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, अगर इसको mm में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1120। तो ऐसा नहीं कि हम जो है वो तो ऐसा ही यूनिट आपके सेंटीमीटर हो गए, मीटर हो गई सॉरी। तो अब हम मेजर किस में कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर डिजिट क्या है वो ज़रूरी है। अगर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा आपको जो है वो 1120 mm आ रही है तो वो आंसर सही है। तो वो ध्यान रखना कि 112 होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और अगर 1120 होगा तो mm होगा। अगर 500 से 750 होगा तो वो क्या होगा, mm होगा। और अगर मान लीजिए आपका 50 से 75 है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चलिए, फिर अगर हम बात करें सिंपल चीज़ है, पानी कम है, और पानी कम है तो आपको यहाँ ड्राई फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सूखे वन। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ।
तो यहाँ पर फॉरेस्ट कैसे मिलेंगे हमको? ड्राई। और आपने पढ़ा है कि भाई कटीले या पेड़ों में कांटे क्यों होते हैं? कि भाई उनका वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो। भाई जितनी सतह रहेगी उतना क्या होगा? वाष्पीकरण होगा, है ना। आपने क्या किया कि भाई एक पानी को यहाँ पूरे में फैला दिया तो एरिया ज़्यादा हो गया उसका, जो वायु संपर्क में आ रहा है, तो वाष्पीकरण क्या होगा? पानी जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर उसको आप एक ग्लास में भर दो तो एरिया क्या हो गया? कम हो गया, तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। तो ग्लास का पानी, उतना ही पानी अगर आप यहाँ फैला देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन ग्लास का पानी नहीं सूखेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब जहाँ पर पानी कम गिरता है वहाँ पर आपके कटीले वन देखने को मिलते हैं। कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा, बबूल वगैरह देखा होगा, कांटे निकले रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो है वो क्या होगा कि कांटों से इनका जो है वो जो जल ये उपयोग कर रहे हैं उसका वाष्पीकरण क्या होगा? आपका कम होगा। और आप देखना कि जो ऐसे पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा पानी दोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी आदत होती है पेड़ों को पानी देने की, हम गुलाब में ज़्यादा पानी देते हैं तो गुलाब का पौधे में थोड़ा पीलापन टाइप में आ जाता है, क्योंकि उसको कम पानी की आवश्यकता है। ठीक, चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वन कैसे मिलेंगे हमको? तो भाई सिंपल चीज़, पानी कम गिर रहा है। पानी कम गिर रहा है तो शुष्क वन और कटीले वन देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप लिंक करके याद रखिए, पानी क्या गिर रहा है? कम गिर रहा है। पानी कम गिर रहा है तो शुष्क और कटीले वन हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ड्राई फॉरेस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, मिट्टी की मैंने आपको बात की थी कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिट्टी कैसे है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है, इसलिए यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी? भाई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि यहाँ पर हमको किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी? भाई जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? आपका कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक, दोमट अलग होती है। दोमट जो है वो आकार के हिसाब से होती है कि उसमें जो मिट्टी के कण है उसका आकार कितना है। जैसे हम दोमट पढ़ते हैं, दोमट मिट्टी, बालुई मिट्टी, इसका तात्पर्य होता है कि कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जलोढ़ या कछारी मिट्टी क्या है? हमको देखने को मिलती है। अब ध्यान रखना यहाँ पर प्रमुख फसलें क्या है? तो भाई आपका सरसों और ज्वार। आप जाएंगे मुरैना, भिंड, ओडीओपी देखेंगे तो सरसों और सरसों के उत्पाद क्या है? उसका ओडीओपी है। एक जिला एक उत्पाद में क्या शामिल किया गया भिंड मुरैना में? सरसों और सरसों के उत्पाद। सबसे ज़्यादा सरसों होता है भिंड मुरैना में, आगे पीछे रहते हैं। चलिए, फिर अगर हम बात करें तिल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब क्या है भाई? आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बेचारा गेहूँ अपना कहीं भी हो जाता है, सीधा आदमी है। चलिए, तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा बेचारा। तो ध्यान रखिएगा सरसों और ज्वार जो है वो आपका मेन रूप से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें नदियाँ कौन सी, तो भाई चंबल नदी बना ही रही है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा। फिर अगर हम बात करें तो भाई सिंध नदी यहाँ से बहती है आपकी, है ना, गुना और अशोकनगर के बीच से बहते हुए आपका शिवपुरी बहते हुए। फिर अगर हम बात करें काली सिंध नदी, पश्चिम में आएंगे तो दिख जाएगी, है ना। पार्वती नदी हो गई, सीप, कुंवारी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, सीप हो गई, कुंवारी हो गई, ये सारी क्या है आपकी नदियाँ, है ना। तो मेनली क्या है कि अगर आपको ये पता है, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो मैप बनाएंगे, आप उस फिजिकल मैप को जो हमने पढ़ा उसको ओवरलैप कर देना नदियों के मैप में, तो आपको समझ में आ जाएगा किस क्षेत्र कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं, है ना। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कुछ मेहनत आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि जब आप लोग करोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी, है ना। पका पकाया बिल्कुल दे दूंगा तो फिर आदत बिगड़ जाएगी। तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करना सीखिए। मैंने एक बार आपको मैप बनवाया, अब उस मैप को हर मैप में ओवरलैप करना काम किसका है? आपका है ना। शुरुआत है अभी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, थोड़े समय में गति बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे अभी है कि आपको ये चीज़ प्रिपेयर करा दूँ कि भाई आपको सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए थोड़ी सी, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लिंक हो सकता है, तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक, चलिए, ट्रिक का काम नहीं है, ट्रिक याद करोगे कुछ समय बाद भूल जाओगे, ट्रिक से भी याद कर सकते लेकिन ट्रिक भूल जाओगे। और कई बार हम इतनी ट्रिक याद कर लेते हैं कि ये भूल जाते हैं कि ट्रिक किसके लिए कौन सी थी, और फिर उन ट्रिक को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो ट्रिक से काम जो है वो आपका एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ठीक है कि भाई कल एग्जाम देने जाना है तो आज हमने कुछ ट्रिक याद कर ली, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए क्या है भाई, आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छा होना चाहिए। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? आपका सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको सरसों की हांडी कहा जाता है, ठीक है, पॉट ऑफ मस्टर्ड कहा जाता है। और ऐसे ही मालवा को ध्यान रखिएगा बास्केट ऑफ व्हीट कहा जाता है, गेहूं की डलिया कहा जाता है। तो दो नाम ध्यान रखना, मालवा में लिख लेना, मालवा को क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया।
और अगर हम बात करें तो भाई आपका जो मध्य भारत है इसको क्या कहा जाता है, आपका सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ के बारे में जो आपका मध्य भारत का पठार है इसके बारे में हो जाएगा। नर्मदा सोन हम कल पढ़ेंगे क्योंकि वो लंबा रहेगा थोड़ा सा, है ना। कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहाँ का महत्व, तो महत्व क्या है भाई, यहाँ से हमको बहुमूल्य पत्थर, या अगर हम बात करें तो संगमरमर की प्राप्ति होती है। संगमरमर जैसे खनिज हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है भाई, आपका ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर का किला, दतिया में आप देखेंगे किले। ऐतिहासिक रूप से क्या है भाई इस क्षेत्र का हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से भी महत्व है। सरसों का महत्व आप देखेंगे, सरसों और सरसों के उत्पाद। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे भिंड और मुरैना साइड आपकी भैंसें ज़्यादा हैं पशुओं में, तो यहाँ दुग्ध उत्पादन भी क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। हाँ, अगर पशुओं की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भैंसों की अधिकता है। ठीक, अब भैंसें अधिक हैं तो दुग्ध उत्पादन भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। और अब भैंसें हैं तो चमड़ा भी होगा। देखते हैं ना, उत्तर प्रदेश के थे चमड़ा। आप ग्वालियर में आएंगे तो चमड़े के तंबू वगैरह बनाए जाते हैं, लेदर का सामान वगैरह बनाया जाता है। तो लेदर टेनरी इंडस्ट्री कहाँ पर है आपकी, ग्वालियर में। तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखो तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है ना आपस में। भाई सरसों से अच्छा चारा मिल जाता है भैंसों को खाने के लिए, तो प्रोडक्शन क्या होता है, मिल्क का ज़्यादा होता है। तो महत्व अगर हम बात करें तो आपने जो भी इसके बारे में पढ़ा है, चाहे वो पर्यटन के रूप से पढ़ा हो, चाहे वो आपने पशुधन पढ़ा हो, चाहे अगर हम बात करें पर्यटन के हिसाब से आपने देख लिया, इतिहास के हिसाब से आपने देख लिया, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी महत्व। अब भाई इंडस्ट्री यहाँ पर है तो भाई क्या होगा, इसका उत्पादन अब देखेंगे इस क्षेत्र की अधिकता यूपी के पास में। अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र यूपी के पास में है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीनी उद्योग या जो आपका गन्ना आसानी से आ सकता है, क्योंकि गन्ने के साथ क्या है, गन्ना जो आपका शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वो वेट लूज इंडस्ट्री है। मतलब क्या होता है कि भाई आप 25 किलो गन्ना लेकर आए, उसमें से हो सकता है कुछ किलो शक्कर बने, होता है ना ये भाई। पूरा 25 किलो गन्ने से 25 किलो शक्कर तो बन नहीं सकती। और उसके बाद आपका क्या होता है, वेस्ट बचता है। और तो आपके गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है आपका आसानी से नहीं हो पाता। तो क्या होगा कि भाई आप देखेंगे अधिकतर चीनी मिलें क्या है, जो गन्ना क्षेत्र है, शुगर केन वाले जो एरियाज हैं, वहीं पर पास में स्थापित की जाती है कि भाई लोग बैलगाड़ी से और ट्रैक्टर से क्या करते हैं भाई, आपका जो गन्ना ले जाएंगे और उसके बाद भाई आपका सीधे उद्योग में दे देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे कि जब आप उद्योग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तो अधिकतर चीनी उद्योग आपको कहाँ मिलेंगे, मुरैना ग्वालियर के आसपास ही देखने को मिलेंगे। अधिकतर चीनी मिलें ग्वालियर में आएंगे, है ना। डबरा शुगर मिल हो गया, मुरैना में बानमोर वाला हो गया, फिर आप दतिया जाएंगे तो माँ पीताम्बरा शुगर मिल हो गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको शुगर मिल देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि भाई यूपी के क्या है आपका पास में है ये। अब नरसिंहपुर में भी क्या होता है आपका, अगर हम देखें तो नरसिंहपुर में भी आपका जो है वो चीनी गन्ना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो है उससे अधिकतर गुड़ बनाया जाता है ना। तो वहाँ पर गुड़ बनाया जाता है। बाकी आप देखेंगे तो उत्तरी मध्य प्रदेश में क्या बनाया जाता है भाई, आपका शक्कर बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ अभी इस फिजिकल रीजन में एक चीज़ तो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं एमपी की हर यूनिट एक दूसरे से क्या है भाई आपकी जुड़ी हुई, कनेक्ट है। अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जोड़ते जाएंगे तो एमपी बहुत आसान, एमपी क्या कोई भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो क्या रहेगी आपकी, आसान रहेगी। क्योंकि ज्योग्राफी से ही क्या निकल कर आएगी, इकोनॉमी, और इकोनॉमी से ही क्या निकल कर आएगा, कल्चर। भाई जो हमारा कार्य होता है, अगर हम किसान हैं तो हमारे पास जो पर्व होंगे वो किसानों संबंधित ज़्यादा होंगे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें क्या रहेंगी आपकी, जुड़ी रहेंगी। कल से आपका नर्मदा सोन घाटी रहेगा। शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, पर मेरा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए। तो क्या मैं इस उद्देश्य में सफल रह रहा हूँ, समझ में आ रही चीज़ है, जुड़ पा रही है ना। तो ये आप फिजिकल रीजन खत्म होंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हम स्पीड से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, चलिए तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।